एपिसोड 1 स्टारलाइट। नेबुला की अथाह गहराइयों में जहां तारों की धूल सदा नृत्य करती है, एक सेलेस्टियल रिफ्ट चुपचाप धड़कती है। सेलेस्टियल कोनुकोपिया। इसी रहस्यमय रिफ्ट के चारों ओर बसी है 8 प्राचीन सभ्यताएं, जिन्हें एक साथ कहते हैं ऑक्टेट। और इस कोनुकोपिया ने इन्हें दी है अकल्पनीय शक्तियां। लेकिन अब ऑक्टेट 2 हिस्सों में टूट चुका है, स्टारलाइट अलायंस और डस्क रिबेलियन। प्रकाश और अंधकार के ये 2 ध्रुव अब केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक दूसरे के सर्वनाश की कसम खा चुके थे। स्टारलाइट अलायंस का पहला अग्रदूत ओरोरिया, प्रकाश में विलीन होकर ब्रह्मांड को चीरने वाली जाति। इसके 2 महानायक लुमिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, आरा, ओमिनी प्रेजेंट। दूसरा स्तंभ टेरानॉक्स, धरती को मन चाहे आकार देने वाले एक प्राचीन जाति। इनकी नेत्री टेराफोर्स, 23,000 वर्ष पुरानी, और आज उसी के आदेश से शुरू हो रही है ये कहानी। तीसरा ज़ेफिरिया, हवा, हाइड्रोजन और तारों की ऊर्जा को वश में करने वाले तकनीकी देवता। उनकी देवी निया और उसका साया उनहु, जिसकी शक्ति कथा की सबसे गहन डरावनी करवट है। और फिर आता है वल्कनिस, लावा और ग्रहों के कौर का स्वामी। इसके नेता होमेर उर्फ मिस्टर वल्कनिस, द लॉर्ड ऑफ लावा। किंतु हर नायक की छाया में पलता है एक भीषण शत्रु, और वो अभी अभी जागा है। एपिसोड 2 डस्क रिबेलियन, प्रलय का दूसरा चेहरा। इस गुट का मुख्य केंद्र मेकारा, क्वांटम चेतना से जन्मे यंत्र मानव। ये अरोरिया की रचना थे, परंतु अब उसी के विनाश के प्यासे हैं। इनका नेता आमाकारा, द नेबुलर एंड्रॉइड, एक अजय योद्धा है। इलुसारा, टेलीकाइनेटिक योद्धा, भ्रम, रहस्य और मानसिक शक्ति से युद्ध जीतने वाले महामानव। टेमेस्ट्रा, रसायन के अधिपति, हर तत्व की संरचना मोड़ने वाले। उम्ब्रा, द सिविलाइजेशन ऑफ घोस्ट्स, मृत आत्माओं को नियंत्रित करने वाली अनोखी सभ्यता। ऑक्टेट अब 2 हिस्सों में टूट चुका था, युद्ध थम नहीं रहा था, और तभी सेलेस्टियल कोर्नुकोपिया में एक नई दरार उभर आई थी। क्या ये युद्ध का अंत था, या कुछ और शुरू होने वाला था? एपिसोड 3 द बिगिनिंग। नेबुला की गहराइयों को चीरती 2 किरणें बिना रुके, बिना डरे, ब्रह्मांड की परतों को भेदती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई अज्ञात उद्देश्य उन्हें खींच रहा हो। कुछ समय में वे पहुंची टेरानॉक्स की सीमा पर, एक प्राचीन सभ्यता जिसके चारों ओर फैली थी उसकी स्पेस नेवी की दुर्गम सुरक्षा, उसकी अत्याधुनिक मारक युद्धपोत। लेकिन वो किरणें उस सुरक्षा को अनदेखा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। ना किसी रडार ने पकड़ा, ना युद्धपोत में मौजूद सेना को कुछ शक हुआ, और इतनी सुरक्षा के बाद भी बड़ी आसानी से वो दोनों किरणें सीधे टेरानॉक्स ग्रह के कोर में प्रवेश कर गई, जहां विराजती थी टेराफोर्स, एक जीवित किंवदंती, उस ग्रह की मुखिया, जिसकी आयु 23,000 वर्षों से भी अधिक थी। और फिर वो किरणें उसके महल के भीतर प्रवेश करने ही वाली थी कि एक अदृश्य कवच ने उन दोनों किरणों को रोक लिया था। क्षण भर में प्रकाश चटक गया और किरणें अपने वास्तविक रूप में ढल गई थी। परंतु वे कौन थी, क्यों आई थी, और उस पल
16,000 नेबुलन मील दूर एक और रहस्यमय घटना घट रही थी जो इस सब का सच तय करने वाली थी और नेबुला की सांसें थमने वाली थी। एपिसोड 4 द प्लान। सर, ये सिग्नल कुछ समझ नहीं आ रहे, ड्यूटी सोल्जर ने घबराई हुई आवाज में कहा। मुझे दिखाओ। सीनियर अधिकारी ने आगे झुककर उस विशाल स्क्रीन को घूरा। कोट की लहरें अंधकार में चमकती बिजली जैसी थी। हर सेकंड उसके चेहरे की पीली पड़ती रंगत और गहरी चिंता को बयां कर रही थी। वो लोग इस वक्त वल्कीनस दुनिया की सीमा पर तैनात एक सर्विलांस स्पेसशिप में थे। सीमा से केवल 5 नेबुलिन मील आगे वो अविच्छेद सीमा थी, जिसे पार करने का अर्थ था एक नेबुलन महायुद्ध का आरंभ। सर, ऐसा लग रहा है कि कोई क्यूसीजीबी हमारी टेरिटरी में दाखिल हो गया है। सोल्जर की आवाज अब कांपने लगी। सीनियर की आंखें सिकुड़ी। क्या डस्क रिबेलियन ने युद्ध की घोषणा कर दी है? सोल्जर ने डरते हुए पूछा। सीनियर ने चुपचाप डेटा स्कैन किया। स्क्रीन की चमक उसके चेहरों पर भय की साए उजागर कर रही थी। उसके होठ सूख गए थे। तुम्हारा डर सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि डस्क रिबेलियन सचमुच हम पर हमला करने आ चुका है। कुछ पल वो गहरी सांसें लेता रहा, फिर सख्त आवाज में बोला, परंतु ये क्यूसीजीबी है या नहीं, इसका पता लगाना पड़ेगा। उसने आदेश दिया, सोल्जर, अपनी स्पेसशिप को उस तरफ ले चलो। सोल्जर हिचकिचाया, परंतु सर, वो बॉर्डर, वो ट्रीटी। सीनियर की आवाज में लोहे की ठंडक थी। ये सिग्नल हमारी ही टेरिटरी से आ रहे हैं, सिर्फ 4 नेबुलन मील दूर से। हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे। फौरन उसने वल्कीनस ग्रह पर बैठे अपने सुपीरियर को संदेश भेजा और जहाज को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। कुछ ही क्षणों में उनका जहाज उस लोकेशन तक पहुंचा जहां से रहस्यमय सिग्नल आ रहे थे। स्पेस खाली खाली लग रहा था, सिर्फ सन्नाटा और चमकते तारे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक अचानक न्यूक्लियर प्रहार आया और उनकी स्क्रीन पर सूरज की तरह फट पड़ा। पल भर में पूरा सर्विलांस शिप वॉश बनकर शून्य में बिखर गया। अंधकार में सिर्फ मलबे की चिंगारियां तैर रही थी और उस क्षण इतिहास ने करवट ले ली। युद्ध शुरू हो चुका था और वे उसकी पहली कुर्बानी थी। एपिसोड 5 द ट्विस्ट। गार्ड्स की आंखों का विस्मय थमने का नाम नहीं ले रहा था जब 2 प्रकाश किरणें अपने असली स्वरूप में ढलने लगी। लुमिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, विश्व विनाशक, और आरा, द ओमिनी प्रेजेंट। गार्ड्स ने केवल न्यूज और नेबुलन टेलीविजन पर उन्हें देखा था। अब वे साक्षात सामने खड़े थे, मानो मिथक वास्तविकता में बदल गया हो। हमें टेराफोर्स से मिलना है, लुमिन ने शांत किंतु अड़िग स्वर में कहा। इंचार्ज ने श्रद्धा से झुकते हुए उत्तर दिया, अवश्य, आप जा सकते हैं महान लुमिन और आरा। वो आगे बढ़े। वहां कोई द्वार नहीं था, सिर्फ जीवित प्रतीत होती दीवारें थी। गार्ड मुस्कुराया, आप इस दीवार से गुजर जाइए, ये अपने आप आपको भीतर जाने देगी। दीवार तरल प्रकाश की तरह खुल गई और वो लोग भीतर समा गए। हर कदम पर टेराफोर्स की शक्ति का नया आभास मिल रहा था। अंदर एक अधिकारी ने उनका स्वागत किया और अचंभित कर देने वाली यंत्र व्यवस्थाओं से गुजारते हुए उन्हें एलिवेटर तक ले गई। वह टेराफोर्स का सुरक्षा प्रमुख प्रतीक्षारत था। यदि आप सूचना देते तो हम आपका स्वागत और भी भव्य तरीके से करते, उसने नम्र स्वर में कहा। दोनों मौन रहे। शायद वो नहीं जानते थे
कि ये क्षण उनके जीवन का ही नहीं, पूरे नेबुला का भाग्य बदलने वाला था। एपिसोड 6 द न्यूज। वल्किनस का महान शासक मिस्टर लावा, उसके पास ऐसी अद्वितीय शक्तियां थी जो उसे किसी भी ग्रह पर उसे अजय बना देती थी। कहा जाता था कि किसी भी ऐसे ग्रह पर जिसकी रगों में लावा बहता हो, वहां कोई भी शक्ति मिस्टर लावा को नहीं हरा सकती थी। और अब वही महान अजय लावा टेरानॉक्स ग्रह पर उतरने वाला था। उसका विमान टेरानॉक्स स्पेस नेवी से संपर्क में था। जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होते ही वो सतह को छूने ही वाला था कि तभी वो भयानक संदेश आ गया। लावा की आंखें अब अग्नि बरसा रही थी। क्या डस्क रिबेलियन ने ट्रीटी ऑफ लाइफ तोड़कर सेलेस्टियल बॉर्डर पार कर लिया है? गुस्से से उसका पूरा अस्तित्व जलने लगा। फौरन उसने टेराफोर्स से संपर्क साधा। उसकी आंखों के सामने स्टारलाइट अलायंस की मुखिया की विशाल होलोग्राफिक छवि उभर आई। मैं लौट रहा हूं, लावा बोला। शायद डस्क रिबेलियन ने हमला कर दिया है। टेराफोर्स की आवाज गूंज उठी। रुको लावा, पहले मेरे पास आओ और मुझसे मिलकर जाओ। परंतु लावा कुछ कहने ही वाला था कि टेराफोर्स ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा, मैंने कहा ना, मुझसे आकर मिलो। वैसे भी तुम टेरानॉक्स की कक्षा में पहुंच ही चुके हो। लावा मौन हो गया। वो टेराफोर्स का सम्मान करता था। उसका आदेश उसके लिए अंतिम था। उसने अपने जहाजों को टेरानॉक्स की सतह पर उतरने का निर्देश दे दिया था, परंतु उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अब और भी ज्यादा भड़क रही थी। एपिसोड 7 चेंज ऑफ गार्ड। रश्मि की संतानें लुमिन और आरा, जो इस नेबुला की सबसे प्रखर और दिव्य शक्तियों में गिने जाते थे, जिनके दर्शन मात्र के लिए संपूर्ण तारामंडल व्याकुल रहता था, इस समय उस सिक्योरिटी हेड के साथ थे जो उन्हें स्टारलाइट अलायंस की मुखिया महान टेराफोर्स के पास ले जा रहा था। यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ था मानो टेरानॉक्स की सुरक्षा परतें बेहद ढीली हो। उन्होंने उसकी स्पेस नेवी को आश्चर्यजनक सरलता से चकमा दे दिया था, परंतु जैसे ही वो दोनों ग्रह की सतह पर उतरे, उनके सम्मुख प्रकट हुई उसकी अकल्पनीय भव्यता और शक्ति, मानो संपूर्ण ग्रह स्वयं अपने आगंतुकों को चेतावनी दे रहा हो कि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। कुछ ही क्षणों में वे उस अधेड़ आयु की महान शासक के सामने खड़े थे, जिसके मुखमंडल पर समय की गहराइयों के बावजूद अभी भी वही अद्वितीय तेज और संतुलित गरिमा विद्यमान थी। वो थी टेराफोर्स, जिन्हें लोग स्नेह से ओल्डी कहते थे। 23,000 वर्षों की जीवित परंपरा और वर्तमान में स्टारलाइट अलायंस की सर्वेसर्वा। वो उठी। उनके कदमों में अब भी राजसी आभा थी। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। आओ मेरे बच्चों। फिर उनका स्वर गंभीर हो उठा, जैसे स्वयं तारामंडल की धड़कन बोल पड़ी हो। लुमिन, ये भार तुम्हें ही संभालना होगा। उन्होंने स्टारलाइट अलायंस का मुकुट उठाया और सधे हुए हाथों से लुमिन के मस्तक पर स्थापित कर दिया। लुमिन की आंखें विस्मय से फैल गई। आरा की दृष्टि में प्रश्न और आशंका की गहन छाया उतर आई। तभी टेराफोर्स की आवाज गूंजी, समय आ गया है। और उस क्षण लुमिन और आरा के मुखमंडल पर गहन तनाव की रेखाएं उभर आई, मानो संपूर्ण आकाशगंगा की नियति अब उनके नन्हे कंधों पर आ ठहरी हो। एपिसोड 8 द मिस्टीरियस प्रिजनर। ओरोरिया रश्मि की संतानों का ग्रह। यहाँ का एक सामान्य नागरिक भी अपने ध्येय को प्रकाश किरणों में रूपांतरित कर एक छोर से दूसरे छोर तक पल भर में पहुंच सकता था। नेबुला के भीतर स्थित ये ग्रह
वैभव और उन्नति का प्रतीक था। यहाँ की संपन्नता इतनी प्रचंड थी कि इसके निर्धन नागरिक भी दूरस्थ तारामंडलों के राजाओं से अधिक संपदा रखते थे। परंतु इस स्वर्णिम आभा के बीच छिपा था एक अंधकार, एक अत्यंत सुरक्षित कारागार, जहां बंद था एक ऐसा कैदी जिसे कोई साधारण जीवन रूप कहने की भूल भी नहीं कर सकता। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड, इतनी असीम थी कि उसे सदा ही बेहोशी में रखा जाता था। जब भी उसके नेत्र खुलने लगते, उससे पहले ही उसे पुनः गहन निद्रा में धकेल दिया जाता था। उसका जागना मानो ब्रह्मांड का कांप उठना था। और आज उस कारागार का वार्डन ना जाने किस प्रेरणा से उस कैदी के सम्मुख आने लगा। सभी प्रहरी स्तब्ध रह गए। ये द्वार खोलो, उसकी आवाज कठोर थी। गार्ड्स ने भयभीत दृष्टि से एक दूसरे को देखा। मैंने कहा खोलो। इस बार स्वर में गर्जना थी। द्वार खुला। वार्डन ने भीतर प्रवेश किया और पीछे से द्वार बंद कर दिया। अब वो अकेला था उस महाबलवान कैदी के साथ। उस कैदी का नाम था जावा। वो शांति से असीम गहराई की नींद में सो रहा था। वार्डन ने धीरे से कहा, तुम्हारे जागने का समय आ गया है जावा। युद्ध निकट है और तुम्हारा भाग्य ब्रह्मांड के भाग्य से जुड़ चुका है। कौन था ये जावा? क्यों उसकी शक्ति से संपूर्ण आकाशगंगाएं भयभीत थी? और ये वार्डन क्या वास्तव में केवल एक प्रहरी था या किसी विराट योजना का पहला मोहरा? एपिसोड 9 द गोलसा। टेराफोर्स के विशाल सभागार में गोल मेज के चारों ओर स्टारलाइट एलायंस के महान योद्धा बैठे थे। लावा हैरान था। लूमिन ने वो ताज क्यों पहन रखा था जो सदियों से टेराफोर्स का गौरव था, पर वो मौन रहा। तभी दीवार फुसफुसाई और बिना द्वार खोले भीतर आ गई गॉडेस ऑफ विंड, ज़ेफिरिया की साम्राज्ञी निया। उसके पीछे सिर झुकाए एक दास की भांति आया हाइड्रोजन का स्वामी, महाशक्तिशाली उन्हू। औपचारिक अभिवादन हुए। फिर टेराफोर्स उठी, पर्वत सी अड़ीक, ज्वार सी गंभीर। स्टारलाइट एलायंस के लीडर्स का स्वागत है। गोलसा अर्थात ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ स्टारलाइट एलायंस की इस विशेष सभा में आप सभी आमंत्रित हैं। हॉल में खामोशी छा गई। हुमेर भड़क उठा। गोलसा? उसकी मीटिंग के लिए अभी पूरा 1 सेंटियर बाकी है, और ऐसा था तो संदेश हमारे दरबारों को क्यों नहीं भेजा गया? लुमिन भी धीमे स्वर में बोला, आपके प्रहरी तक को खबर नहीं थी। टेराफोर्स की आंखें गहरे गर्द सी चमकी। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता था, और ये जरूरी भी था। उसने हाथ उठाया और पत्थर बालू से मेज पर जीवंत मानचित्र उभराया। पूरी नेबुला और उसके केंद्र में सेलेस्टियल कोर्नुकोपिया के चारों ओर चमकती 8 सभ्यताएं। नेबुला के भीतर कुछ जागा है, उसकी आवाज गूंजी। आरा ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, ओह, इसीलिए आप चाहती हैं कि लूमिन गोलसा की अगुवाई करे? हुमेर गरज उठा। गोलसा का मुखिया पूरे स्टारलाइट अलायंस का मुखिया होता है। इस मुकुट का निर्णय आप अकेले नहीं कर सकती। सभी के चेहरों पर स्तब्धता थी। हवा बोझिल हो गई। नेबुला की गहराइयों में कुछ अनजाना हलचल कर रहा था, एक ऐसा संकेत जिसे केवल वे योद्धा महसूस कर पा रहे थे। टेराफोर्स ने गंभीरता से कहा, मेरा उद्देश्य सरल है, तुम सबको तैयार करना, क्योंकि आने वाला संकट केवल हमारी एकता से ही रोका जा सकता है। सभागार में मौन पसर गया। 6 महान वीर समझ चुके थे कि नेबुला की अंधेरी परतों में कोई शक्ति करवट ले चुकी है, और उसका अर्थ था एक महाविनाशक युद्ध की शुरुआत। एपिसोड 10 द चेंजलिंग लॉर्ड।
वार्डन उस ठंडे क्रिस्टलीय कक्ष में अकेला खड़ा था। उसके सामने पड़ा था महाशक्तिशाली जावा, द स्टोइकियार्क, जिसके आगे इस नेबुला के सारे रसायन सिर झुकाते थे। पर आज वही जावा दयनीय अवस्था में था। नसों में लगातार बेहोशी का जहर और ट्यूबों से केवल इतना ही पोषण कि सांसें चलती रहे, यदि इसे जीवन कहा जा सके तो। उसकी त्वचा धुंधला चुकी थी, चेहरा निस्तेज और आंखों पर वर्षों की निद्रा की धूल थी। ये देखकर वार्डन की पलकों में नमी तैर उठी। इतनी निर्ममता! वो पास आई और झुकी। महान जावा, तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हो गए। उसकी आवाज धीमी परंतु दृढ़ थी। तुम्हें ढूंढने के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा। उसने जावा का हाथ थामा। अब जागने का समय है। और तभी अद्भुत परिवर्तन हुआ। वार्डन के शरीर से एक अजीब ऊर्जा जावा की नसों में बहने लगी। साथ ही जावा की स्टोइकियार्क शक्ति की पतली धार वार्डन में उतर आई। ये कोई चोरी नहीं थी, ये अदला बदली थी, जीवन से शक्ति और शक्ति से जीवन की। कुछ ही क्षणों में जावा की पलकों ने कांपकर खुलना सीखा। दृष्टि लौटी, टिमटिमाती पर जीवित। उसकी दुर्बल देह बदलने लगी, चेहरे पर रंग लौट आया, स्वर में हल्की कंपन और आभा में पुनः जीवन की झलक दिखी। मोटास, वो फुसफुसाया। होठों पर मुस्कान तैर गई। द चेंजलिंग लॉर्ड, परछाई की तरह रूप बदलने वाली, इच्छानुसार शक्ति देने या छीन लेने वाली। मोटास बोली, स्टोइकियार्क, इन क्रूर ओरोरियन ने तुम्हें इतना तोड़ा है कि अगर मैं अपनी जीवन ऊर्जा तुम्हें ना देती तो होश में आकर भी तुम टूट जाते। उनका इरादा साफ था कि अगर तुम जाग भी जाओ तो हमेशा के लिए चिर निद्रा में चले जाओ। जावा कमजोर था। सालों की बेहोशी ने तंत्रिका और मन दोनों को कुंद कर दिया था, पर उसकी आंखों में पहचान की गर्मी लौट आई थी। तुम यहां तक पहुंची कैसे? और अब निकलोगी कैसे? ये प्रकाश सैनिक इतनी आसानी से नहीं हारते। उसकी आवाज ढल गई और वो सीधा मोटाज की बाहों में गिर पड़ा। मोटाज ने उसे थाम लिया। उसकी मुस्कान में एक चतुर आश्वासन था। महान जावा, वो फुसफुसाई, आज मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। कक्ष के बाहर गलियारों में प्रकाश की धाराएं जन्म ले रही थी। खतरे की पहली आहट। भीतर जावा की उंगलियां मोटाज की कलाई पर कस गई, कमजोर पर जाग चुकी थी। क्या वे ओरोरिया की जेल से छूट पाएंगे? और ये कौन सा महायुद्ध था जिसकी दस्तक से पूरी नेबुला कांप रही थी? एपिसोड 11, ट्रीटी ऑफ लाइफ। टेराफोर्स ने गंभीर स्वर में कहा, लगभग 4 सेंट पहले आमाकारा ने इलुसारा के महान विजार्ड लोगोस राइट नियो को हटाकर स्वयं को डस्क रिबेलियन का मुखिया घोषित कर दिया था। अब तक अपने ग्रह की चिंता में डूबा हुमेर उर्फ मिस्टर लावा सावधान होकर सुनने लगा। लुमिन, आरा, निया और उन्हों सबकी निगाहें टेराफोर्स पर टिकी थी। आमाकारा की ये करतूत ना इलुसारा को भाई और ना ही उम्ब्रा को। टेराफोर्स की आवाज और नीची हो गई। सिर्फ टेमिस्ट्रा के दूत अल्केमिस्ट उसके साथ थे। हुमेर ने लुमिन की ओर देखा, पर आमाकारा तो स्वयं ओरुरिया की देन है। लुमिन मौन रहा। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा सबको ज्ञात थी। आरा ने उत्तर दिया, हमारे पूर्वजों ने उसे नेबुला की सेवा के लिए गढ़ा था। हुमेर हंस पड़ा। हाँ, सेवा तो वो खूब कर रहा है। हुमेर,
निया ने कड़ी दृष्टि डाली। हुमेर कुछ कहने ही वाला था कि उन्हों की गहरी आंखों ने उसे रोक दिया। टेराफोर्स बोली, अमाकारा को मेकारा ग्रह पर खनन के लिए बनाया गया था, पर उसने अपनी अलग मशीनी सभ्यता खड़ी कर ली थी, और वही था जिसने लुमिन और आरा के माता पिता की हत्या की थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। शोक और क्रोध की ज्वाला साथ साथ भड़क उठी। निया ने धीमी स्वर में कहा, बीती बातों को याद करने से अब क्या लाभ? यही तो, टेराफोर्स ने सिर हिलाया। अमाकारा ने इलुसारा को अपदस्थ कर स्वयं को नेता बनाया और टेमेस्ट्रा उसके साथ हो गया। हुमीर बुदबुदाया, उन अल्केमिस्टों को लगता है कि मेकारा की कंप्यूटिंग और उनकी रसायनी विद्या मिलकर नेबुला की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। हाँ हुमीर, टेराफोर्स ने स्वीकारा। लुमिन ने दांत भींचे। उन्होंने उम्ब्रा और इलुसारा दोनों सभ्यताओं को गुलाम बना लिया। पर इसका निष्कर्ष? निया ने तीखे स्वर में पूछा। टेराफोर्स की आंखें चमकी। निष्कर्ष ये कि अमाकारा ने डस्क रिबेलियन का मुखिया बनते ही हम पर धावा बोल दिया, और फिर एक महायुद्ध हुआ और उसमें वो हम पर भारी पड़ा। निया बोली, वो जो लूटता उसका बड़ा हिस्सा इलुसारा और उम्ब्रा को दे देता, इस कारण वो आज उसके भक्त हैं। टेराफोर्स कुछ कहने को हुई, पर लुमिन ने उसकी सोच पकड़ ली। तो फिर 2 सेंटियर पहले उसने समझौता क्यों किया? ट्रीटी ऑफ लाइफ पर हस्ताक्षर क्यों किए? हुमेर ने याद दिलाया। टेराफोर्स, आपने भी तो स्टारलाइट की ओर से हस्ताक्षर किए थे। हाँ हुमेर, मैं युद्ध की विभीषिका से कांप उठी थी, पर जब मैंने अपने खोजी तंत्र को और गहराई में भेजा, तब मुझे वो सत्य मिला। उसने सांसें रोकी। वो भयावह सच। एपिसोड 12, द स्टोइकी आर्क। बाहर से आवाज गूंजी, वार्डन, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? खोलिए। ओरोरियन गार्ड बेचैन थे। वार्डन ने किवाड़ खोले। उसकी बाहों में जावा था और सब स्तब्ध रह गए। ये क्या? शंका हुई। कई गार्डों ने एक साथ लेजर गनी तान दी। वार्डन की आवाज पत्थर सी ठंडी थी। क्या तुमने कभी स्टोइकी आर्क विद्या का जीवन प्रदर्शन देखा है? गार्ड समझ गए कुछ असाधारण घटने वाला है, पर कैसे? जावा तो वर्षों से बेहोश था। यदि जाग भी जाता तो उसकी जर्जर देह उसी क्षण ढह जाती। पर विचार पूरा होता उससे पहले ही ट्रिगर दब गए और लेजर फायर की बौछार छा गई। लेकिन देर हो चुकी थी। कोठरी में सैलाब उतर आया। दीवारें, सलाखें, छत सब तरल होने लगे। धातु ने अपना स्वभाव छोड़ा और पूरा खंड जलमग्न हो गया। जावा की महान क्षमता, जिसे क्षण भर के लिए मोटाज ने अपने भीतर उतार लिया था, उसने उस कारागार को जल भ्रमर में बदल डाला था। पल भर में वे धारा के साथ बह निकले। गार्ड प्रकाश किरण बनकर पीछे टूट पड़े, पर जल की उलझन भरी गहराइयों में उन्हें पहचानना असंभव था। मोटाज लगातार जावा की शक्ति का विस्तार कर रही थी। हर वस्तु पानी में घुल रही थी। वो इतनी गहराइयों तक उतर गई थी कि प्रकाश की किरणें भी परावर्तित होकर दिशा खो बैठी थी। उसने चुराई हुई शक्ति से अपने और जावा के चारों ओर श्वास योग्य वायु की परत बनाती थी। गहराइयों में डूबे होने पर भी उनकी सांसें चल रही थी। जल कभी पतला, कभी घना होकर रास्ता बनाता चला गया, पर समय धारदार था। मोटाज की क्षमता उधार की थी और वो अब मंद पड़ रही थी। उसने सतह पर जाने का निर्णय लिया। धारा ने उन्हें ऊपर उछाला और उन्हें महसूस हुई ठंडी हवा की पहली लहर। क्षण भर को मोटाज को लगा
मानो वो किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गई हो। उसने पहले ही प्रिजन के चारों ओर के क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन कर रखा था। हर शिला, हर जलधारा उसकी स्मृति में अंकित थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सतह पर खतरा उसका इंतजार कर रहा था। ओरोरिया के सिपाही किरण बनकर वहीं घात लगाए बैठे थे। इससे पहले कि मोटाज कोई चाल चलती, लेजर फायर बरस पड़ा। एक अंधा कर देने वाली चमक और दो आकृतियां उस रोशनी में विलीन होती दिखी। क्या वास्तव में उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे, या ये भी मोटाज की छल विद्या का कोई हिस्सा था? इलुसारा की रानी मोटाज और टेमिस्ट्रा का महान स्टोइकियार्क जावा क्या सचमुच ढह गए थे, या दृश्य स्वयं ही भ्रम बन गया था? एपिसोड 13, द मिस्ट्री पॉइंट। टेराफोर्स ने गंभीर स्वर में कहा, और वो भयावह सच ये है कि नेबुला की सेलेस्टियल रिफ्ट में एक अनोखी दरार जन्म ले चुकी है। उस गोल मेज के ऊपर पत्थर और बालू से बने हुए नेबुला के मानचित्र में सेलेस्टियल रिफ्ट की पूंछ पर हल्की सी दरार चमक रही थी। लुमीन आगे झुका, आंखों में छाया घनी हो गई थी। वो उस मानचित्र को देखते हुए बोला, हम कुछ समझे नहीं, पर उसके स्वर में हुए कंपन बता रहे थे कि वो अनिष्ट की आशंका से डरा हुआ था। उसी रिफ्ट ने हमें जन्म दिया। टेराफोर्स की आवाज गूंजी। ये ऑक्टेट, ये 8 महान सभ्यताएं, सब कुछ उस कॉर्नुकोपिया की देन है। 8 नहीं, 7। हुमेर ने बीच में कहा। मेकारा तो इन रश्मि पुत्रों की रचना है। कमरा एक क्षण के लिए निशब्द हो गया। निया ने पूछा, पर आपको ये दरार होने का पता कैसे चला टेराफोर्स? जब अमाकारा ने युद्ध विराम किया, जबकि वो जीत रहा था और हम हार रहे थे। लुमीन ने धीरे जोड़ा, आपको शंका हुई? हाँ, मुझे थोड़ी शंका हुई। इसलिए मैंने ट्रीटी ऑफ लाइफ पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, पर साथ ही अपने खोजी दस्ते को सक्रिय कर दिया था। वो उठकर हुमेर के पास गई। लावा, तुम्हारी खोजियों पर जो हमला हुआ वो मेकारा की ही चाल थी, उसने धीमे पर स्पष्ट रूप से कहा। हुमेर चौंका। टेराफोर्स ने मानचित्र पर उंगली टिकाई। कॉर्नुकोपिया की पूंछ के पास जहां दरार उत्पन्न हुई थी, उसी के पास वल्कनी सभ्यता की सीमा के बेहद नजदीक एक क्षीण लाल बिंदु धड़क उठा। इस मिस्ट्री पॉइंट के पास ही दरार बनी है, उसने फुसफुसा कर कहा। निया की बोहें तनी। पर उस दरार का और अमाकारा द्वारा वल्कनीज के खोजी दल पर हमले करने का क्या संबंध है? टेराफोर्स की दृष्टि कठोर हो गई, क्योंकि उस दरार से निकलती अपरिचित शक्ति को पढ़ना और उसे हथियार में बदलना शायद केवल अमाकारा जैसे क्वांटम चित्त को ही आता है। निया अपने आप ही बुदबुदा बैठी, और इस वक्त वो उसी शक्ति को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई भी डिस्टरबेंस उसे अभी नहीं चाहिए। शब्द गिरते ही सभागार पर शांति की एक भारी परत उतर आई, जैसे पूरी नेबुला ने एक साथ सांस रोक ली हो। एपिसोड 14, द एस्केप। घने जंगल की नमी में 2 परछाइयां थमी थी। मोटाज और जावा दोनों बुरी तरह से क्षीण थे। किसी और की शक्ति अपने भीतर भरकर उसे इस तरह चलाना मोटाज के लिए जानलेवा सौदा था। जावा भी उसकी जीवन ऊर्जा से थोड़ी देर के लिए होश में था, पर उसकी देह अब भी किसी कांपती टहनी सी नाजुकी थी। जावा फुसफुसाया, ये क्या हुआ था? मोटाज ने सांस संभाली। मेरी मिरर लीजन की शक्ति थी, बस आपने उसी का प्रयोग देखा। जावा की आंखों में विस्मय चमका।
वो कुछ बोलता उससे पहले मोटाज धीमे स्वर में समझाने लगी। सीमित समय के लिए मैं आसपास की संभावनाओं में अपने एकाधिक रूप रच सकती हूँ। कोई एक मर भी जाए तो जो रूप जीवित रहता है वही रूप मेरा होता है। जावा के होठों पर थकी सी मुस्कान आई। तो जिन्हें गार्ड्स ने मारा वो मेरे छलावे थे। मोटाज ने बात पूरी की, एक मेरे रूप में और एक आपके रूप में। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, जावा ने कहा। मोटाज हल्का सा मुस्कुराई। आपके सामने तो कुछ भी नहीं, स्टॉय की आंख। मौन की एक परत गिरी। दूर कहीं रात के पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया था। जावा ने फिर पूछा, हम इस जंगल में कब तक छुपे रहेंगे? आप चिंता न करें, मोटाज ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं आपको जल्दी सेफ हाउस ले जाऊंगी। जगह तय है। जावा ने सिर हिलाया, पर शब्द बाहर न आए। उसकी पलकों पर थकान की धूल घनी हो चली थी। मोटाज की हालत भी बेहतर नहीं थी। दोनों को सख्त आराम चाहिए था और शायद यही क्षण उन्हें मिला था। उधर प्रिजन ब्रेक की खबर फैल चुकी थी। इस ओरोरियन ग्रह से निकल पाना लगभग असंभव था। आज नहीं तो कल प्रकाश किरणों में बदलते प्रहरी इस जंगल की नस नस टटोलेंगे। जावा के शरीर में सिरहन दौड़ी। वो सोच में पड़ गए कि मोटाज यहां जान देने क्यों आई। मेरी लौ तो बुझ ही रही थी। उसने अपने लिए ये अंधड़ क्यों चुना? विचार की डोरी यहीं टूट गई। जावा निद्रा में उतर गया, पर यह नींद प्राणदायी थी। वो नहीं जो वर्षों से ओरोरिया ने उसकी नसों में जबरन उतारी थी। पत्तियों पर ओस जमती गई। हवा में मिट्टी की गंध गाढ़ी हुई। मोटाज ने पहरा संभालते हुए आंखें मूंद ली थी, बस एक पल को, और रात उनकी थकी सांसों के चारों ओर ढाल की तरह कसती चली गई। शायद अगली सुबह कुछ भयावह होने वाला था। कैसे मोटाज और जावा ओरोरिया ग्रह से बाहर निकलेंगे? कितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं या मोटाज के भ्रम उन्हें इस ग्रह से नहीं निकाल सकते थे। वहां से सबसे नजदीक ग्रह इलूसारा था, परंतु वो भी 35,000 नेबुलन मील दूर था और इन प्रकाश की संतानों से तेज कोई नहीं चल सकता था। तो क्या जावा और मोटाज पकड़े जाएंगे? एपिसोड 15, द प्रपोजल। तो लुमिन को मुखिया बनाने का इन सबसे क्या संबंध? लावा बुरी तरह मचलते हुए कुंठित स्वर में बोला। टेराफॉस ने स्थिर आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि केवल वो और आरा ही उस दरार तक पहुंच सकते हैं, उस मिस्ट्री पॉइंट को समझ सकते हैं। निया ने बीच में टोका, परंतु ये तो वे आपके नेतृत्व में भी कर सकते हैं। टेराफॉस की दृष्टि कठोर हो उठी। नहीं, ये युद्ध वैसा नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। लावा ने क्रोध से कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा टेराफॉस। टेराफॉस ने शांत स्वर में कहा, हुमेर, तुम और मैं किसी भी ग्रह पर अजय हैं। शायद तुम मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। लावा का चेहरा गर्व से खिल उठा। पर याद करो, टेराफॉस धीरे धीरे बोली, पिछले युद्धों में अमाकारा ने किसी ग्रह को नष्ट नहीं किया था। वो धन और वैभव को लूटने के लिए ग्रहों पर कब्जा करना चाहता था। हाँ, लावा ने तुरंत कहा, युद्ध का लाभ भी तो होना चाहिए ना? सही कहा। और यदि वो वल्कनी सभ्यता के किसी भी ग्रह पर कब्जा भी कर लेता, तो भी तुम्हारे सैनिक उस ग्रह का लावा सक्रिय कर देते, जिससे उसकी विजय व्यर्थ हो जाती। लावा ने गर्व से कहा, पिछले युद्ध में भी मैंने कई ग्रह उसी लावा की शक्ति से बचाए थे। पर अब नियम बदल गए हैं। टेराफॉस का स्वर गंभीर हो गया। निया बीच में बोली, अब मिस्ट्री पॉइंट की शक्ति को पाने के लिए अमाकारा को स्वयं
ग्रहों की ऊर्जा चाहिए। युद्ध अब नेबुला में होगा, ग्रहों की सतह पर नहीं। ठीक कहा तुमने निया, टेराफोर्स ने कहा। और जब युद्ध अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा, तब टेराफोर्स आपकी शक्ति, मेरी शक्ति, यहां तक कि लावा की भी शक्ति निरर्थक हो जाएगी। निया ने धीमे से अपनी बात रखी। लुमिन पहली बार बोला, अंतरिक्ष में युद्ध केवल मैं, आरा और उन्हों ही लड़ सकते हैं। टेराफोर्स ने घोषणा की। इसलिए लुमिन, ये युद्ध तुम्हें, आरा और उन्हों को लड़ना होगा। हम बस सहयोग देंगे। लावा का हृदय कांप उठा। उसके सामने लुमिन को गोल्सा का मुखिया घोषित किया जा रहा था और उस जैसे अजय योद्धा को सिर्फ एक साइड एक्टर की तरह देखा जा रहा था। क्रोध से वो जल रहा था, पर वो मौन रहा। गोल्सा की ये मीटिंग शायद एक ऐसा निर्णय लेने वाली थी जो शायद स्टारलाइट अलायंस को ही अंदरूनी रूप से कमजोर कर देने वाली थी। क्या वो दरार पूरी नेबुला को खा जाएगी? लावा क्या लुमिन को अपना नेता मानेगा? एपिसोड 16, द रन। रात कब बीत गई, जावा और मोटास को पता ही नहीं चला। क्रिस्टलीय गुफा के भीतर हल्की सी नीली आभा तैर रही थी, मानो रात और भोर के बीच कोई अनकहा रहस्य ठहरा हो। जावा धीरे धीरे नींद से जागा। उसकी शरीर की थकान अब भी भारी थी, पर आंखों के सामने उसे कुछ फल और जड़ों से भरा हुआ थाल दिखाई दिया। उसकी पलकों में नमी तैर गई। थैंक यू मोटास। उसकी आवाज में वर्षों की पीड़ा झलक रही थी। मोटास उसके सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर कठोरता और करुणा का विचित्र संगम था। आपने कितने सालों से ढंग का भोजन नहीं किया, उसने धीमे स्वर में कहा। जावा ने थरथराते हाथों से फल उठाए, पर उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। पर क्या हमें पहले किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जाना चाहिए? वो प्रकाश प्रहरी हमें कभी भी ढूंढ सकते हैं। उसकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। मोटास के चेहरे पर रहस्य में मुस्कान तैर गई। आप शायद भूल गए जावा, ओरोरियंस के लिए हम मर चुके हैं। वे हमें क्यों ढूंढेंगे? जावा ने गहरी सांस ली। ओह हाँ, शायद मेरी घबराहट ही मुझे भुला देती है। उसने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वर्षों की कैद अब भी उसके मन में बसी हुई हो। मोटास ने दृढ़ स्वर में कहा, फिर भी हमें सावधान रहना होगा और जल्द ही अपने सेफ हाउस निकलना होगा। वहां पहुंचकर ही हम वास्तव में सांस ले पाएंगे। जावा ने हामी में सर हिलाया और धीरे धीरे फलों का स्वाद लेने लगा। फलों का हर कौर उसे मानो जीवन की ओर लौटा रहा था। फिर उसने पूछा, पर हम जाएंगे कहां? किस पर भरोसा करें? मोटास की आंखों में रहस्य में चमक उभरी। आप चिंता मत कीजिए जावा, हमें लेने वो आ रहा है जो डस्क रिबेलियन का असली सरताज था। जावा ठिठक गया। उसकी आंखों में एक साथ चिंता, खुशी और विस्मय उमड़ आए, मानो वर्षों से बुझी हुई उसकी आत्मा को पहली बार किसी नई रोशनी की आहट मिली हो। पर क्या ये रोशनी मुक्ति की थी या किसी और गहरे षड्यंत्र की? एपिसोड 17, द कोरोनेशन। टेराफोर्स ने अंतिम शब्द कहे। लुमिन, तुम आरा के बड़े भाई हो। उन्हों दास वर्ग से आता है, इसलिए वो गोल्सा में वोट भी नहीं कर सकता। और वैसे भी निया जिस दल में हो, उसका नेतृत्व तो उन्हों कतई नहीं कर सकता। निया को ये शब्द भीतर तक चुभ गए, पर वो मौन रही। ज़ेफिरिया पर हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री की दास्ता स्वीकारनी पड़ती थी। ये वहां का अटल विधान था। जो पुरुष किसी स्त्री की अधीनता नहीं मानता था, उसे सभ्यता का हिस्सा नहीं माना जाता था
और एक जंगली पशु समझकर मार दिया जाता था। टेराफोर्स ने आगे कहा, तो मैं गोल्सा की मुखिया इस गोल्सा की औपचारिक मीटिंग में अगले प्रधान के चुनाव का प्रस्ताव रखती हूं। मैं लुमिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, ओरोरिया के शासक को गोल्सा के मुखिया के रूप में प्रस्तावित करती हूं। लावा की आंखों में अंगारे फूट रहे थे, परंतु वो बेबस था। मेरी आज्ञा से अब मतदान होगा और 5 लोग इस मतदान में भाग ले सकते हैं। मैं, टेराफोर्स, लुमिन, आरा, निया और लावा सभी शांत थे। मतदान हुआ। टेराफोर्स, निया, आरा और लुमिन सबने समर्थन दिया। केवल लावा ने विरोध किया। 5 में से 4 वोट और मुकुट स्थायी रूप से लुमिन के सर पर जड़ दिया गया। ठीक है, तो अब शायद हम गोल्सा की इस मीटिंग की औपचारिकता को पूर्ण समझें। लावा का स्वर गुस्से से कांप रहा था। कक्ष में मौन छा गया। मुझे आते ही समझ आ गया था कि ये तुम्हारी ही कोई चाल है, ओल्डी। लावा गुर्राया। लावा, लुमिन चीख पड़ा, तुम गोल्सा के सदस्य हो, पर अपनी सीमा मत भूलो। एक क्षण को वातावरण बिजली की तरह तड़पा। फिर लावा अचानक शांत हो गया। वो अपनी सीट से उठा और भारी स्वर में बोला, महान लुमिन, गोल्सा के नए मुखिया, अब यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने ग्रह लौटना चाहूंगा। वहां मेरी आवश्यकता कहीं अधिक है, इस सभा से कहीं अधिक। उसके शब्द तीर की तरह वातावरण को चीरते चले गए। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए लावा ने कक्ष छोड़ दिया। टेराफोर्स के महल से बिना उसकी अनुमति के कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। पर उस क्षण मानो स्वयं टेराफोर्स ने भी उसके क्रोध और व्यथा को समझकर द्वारों को मौन स्वीकृति दे दी थी। लावा चला गया और पीछे रह गया एक ऐसा सन्नाटा जिसमें आने वाले तूफान की आहट छिपी थी। पर इस मुकुट की कीमत भारी थी। लावा जैसा अजय योद्धा अब स्वयं स्टारलाइट एलायंस के विरुद्ध खड़ा हो सकता था। नेबुला के लिए नियति ने एक भयानक भविष्य लिख दिया था। आखिर लुमिन के पिता ने ही अमाकारा नामक राक्षस को जन्म दिया था और अब वही अमाकारा शायद पूरी नेबुला को निगलने वाला था। एपिसोड 18 द रिफ्ट। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। गोल्सा की विशाल सभा में बैठे वो 5 महायोद्धा मौन थे। लावा का इस तरह सभा छोड़कर चले जाना सबके मन में अजीब सा असंतोष छोड़ गया था। अचानक उस ठंडे सन्नाटे को टेराफोर्स की भारी धात्विक गूंज ने तोड़ा। लुमिन, ये तो अच्छा हुआ कि जावा, वो महान स्टोइकियार्क, ओरोरिया की जेल में कैद है। लुमिन और आरा ने धीरे से सिर हिलाया, मानो सहमति में हो। टेराफोर्स की अगली बात ने सबकी सांसें रोक दी थी। अगर हो सके तो उसे खत्म कर दो। सभा में पहली बार टेराफोर्स की आवाज में इतनी क्रूरता सुनाई दी। लुमिन और आरा दोनों के दिल में एक सिरहन दौड़ गई। शायद टेराफोर्स ने उस भयावह खतरे को भांप लिया था जो अभी बाकी सबकी नजरों से ओझल था। निया बीच में बोली। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। परंतु वो युद्धबंदी है। ट्रीटी ऑफ लाइफ के तहत हमने शपथ ली थी कि युद्धबंदियों की हत्या नहीं करेंगे। लुमिन और आरा उसकी बात से सहमत दिखे, लेकिन वो चुप रहे। टेराफोर्स ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर अमाकारा को उस मिस्ट्री पॉइंट की शक्तियों को मूर्त रूप देना है तो उसे जावा चाहिए। अमाकारा सभी संभावित वास्तविकताओं को देख सकता है, परंतु उन संभावनाओं को सही परमाणुओं में स्थिर करना वो केवल जावा कर सकता है। सभा फिर मौन हो गई। सबके चेहरे पर तनाव झलक रहा था।
उन्होंने धीरे धीरे निया की ओर देखा। उसकी अनुमति पाकर बोला, अगर मैं ठीक समझा हूं तो जावा ही वो अल्केमिस्ट है जो अमाकारा की डिजाइन को वास्तविकता की ठोस नींव दे सकता है। बिना उसके सारी संभावनाएं धूल की तरह बिखर जाएंगी। टेराफोर्स ने गंभीर सहमति में सर झुकाया। बिल्कुल सही कहा। जावा के बिना अमाकारा वो क्वांटम रासायनिक इंजन को भी खड़ा नहीं कर पाएगा जो मिस्ट्री पॉइंट से निकली ऊर्जा को शस्त्रों और रचनाओं में बदल सके। आरा की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। तो इसका मतलब है कि अगर अमाकारा को उस रिफ्ट से कोई हथियार बनाना है तो उसके लिए जावा का होना बेहद जरूरी है। हाँ, टेराफोर्स बोली। उसकी आंखों में लो सी कठोरता थी। इस नेबुला ने जावा जैसा कोई दूसरा स्टोइकी आर्क नहीं देखा। अमाकारा की अनंत गणनाओं को ठोस रूप कोई दे सकता है तो वो केवल जावा ही है। लुमिन ने गंभीर स्वर में कहा, और इसी वजह से जावा को मरना होगा। सभा पर जैसे वज्रपात हुआ। सबके चेहरे निर्विकार हो गए, पर आंखों में छुपा उथल पुथल साफ झलक रहा था। आरा ने हिचकिचाते हुए कहा, पर वो ओरोरिया की जेल में है। क्या इस तरह उसे मारना कुकर्म नहीं होगा? निया ने तुरंत उसकी बात काट दी। आरा, तुम अमाकारा को हल्के में ले रही हो। मैं टेराफोर्स से सहमत हूं। जावा की मौत ही हमारी जिंदगी है। अगर जावा जीवित रहा तो अमाकारा उसे कभी ना कभी छुड़ा ही लेगा और हमारी चारों दुनियाएं एक पल में ही राख हो सकती है। फिर उसने तीखी नजर से लुमिन की ओर देखा। तुम अब सिर्फ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड नहीं, बल्कि गोल्सा और स्टारलाइट अलायंस के मुखिया भी हो। तय तुम्हें करना है कि क्या सही है और क्या गलत। लुमिन ने गहरी सांस ली। पूरा सभागार उसकी अगली बात की प्रतीक्षा में जड़ हो गया। वो एक टक शून्य में देखता रहा। शायद उसे एहसास हो गया था जो ताज उसने पहना है वो कितना भारी था, परंतु वो लुमिन था, प्रकाश का वो अग्रदूत जो शायद कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता था। कुछ पल के मौन के बाद उसने कहा, नहीं, हम ट्रीटी ऑफ लाइफ को नहीं तोड़ेंगे। हम युद्ध बंदियों की हत्या नहीं करेंगे। सन्नाटा और गहरा हो गया। निया का चेहरा विस्मय और क्रोध के मिश्रण से तमतमा उठा। उन्होंने उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए और इशारे में कहा, लुमिन ठीक कह रहा है। हम प्रकाश के दूत हैं। केवल जीत के लिए हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते। निया का गुस्सा कुछ शांत हुआ, परंतु अब उस गुस्से ने भय का रूप ले लिया था। टेराफोर्स के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। शायद उसे लुमिन से ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी। स्टारलाइट अलायंस के महायोद्धा हर्षित थे कि उनके नेता ने नैतिक मूल्यों को चुना, पर भीतर ही भीतर हर कोई समझ रहा था कि ये निर्णय अरबों जिंदगियों की किस्मत तय करने वाला फैसला था। अब सवाल लटका रह गया था, हवा में घातक शून्य की तरह। क्या लुमिन का ये भावुक निर्णय स्टारलाइट अलायंस को विनाश के मुहाने पर धकेल देगा? क्या अमाकारा सचमुच जावा को हासिल कर लेगा और मिस्ट्री पॉइंट को हथियार बना देगा? और लावा जो सभा छोड़कर चला गया था, क्या अब वो अमाकारा के साथ मिल जाएगा?